गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का अगला चैप्टर 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीव एवं समष्टियाँ। जीव एवं समष्टियाँ, ये हमारी 5th यूनिट है। 5th यूनिट है 12th क्लास की बायोलॉजी की, उसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पार्ट फर्स्ट में मैं आपको इस चैप्टर की बेसिक जानकारियाँ और साथ साथ 2-4 क्वेश्चन भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जीव एवं समष्टियाँ। कोरोना के कारण जो है ये जो हमारी 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट के 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। बाकी अगले साल सब चैप्टर रहेंगे। तो फिलहाल जो 2 चैप्टर हटाए हैं उसको रोक करके मैं बाकी 2 पढ़ा दूँगा। 13 और 15वां नंबर का चैप्टर जो है इस साल रहेगा। 14 और 15 इस साल नहीं रहेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि 14-15 भी कंप्लीट करा दूंगा, पर वो बाद में करूंगा जब बायो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम 13वां चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है जीव एवं समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ पढ़ने के पहले ये हमको याद रखना है कि समष्टि क्या है, जीव क्या है, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, बहुत सारी चीज़ें याद रखना है। कोई भी जीव जो है प्रकृति में अकेला जीवित नहीं रह सकता, चाहे कोई सा भी जीव हो, XYZ, वो प्रकृति में अकेला जीवित रह ही नहीं सकता। ठीक है, उसके आसपास कोई ना कोई जैविक और अजैविक वस्तु मौजूद होंगी ही। उन अजैविक और जैविक वस्तुओं से एक तंत्र बनता है, उस तंत्र को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और उस पारिस्थितिकी तंत्र और जीव के बीच में क्या होता है, सामंजस्य होता है, तालमेल होता है, आपसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य की क्रिया जो है उस वातावरण को, उस आपसी क्रिया करने वाले जीव को प्रभावित करती हैं, और उस वातावरण की क्रियाएं किसको प्रभावित करती हैं, मनुष्य को। मतलब दोनों एक दूसरे के तालमेल से काम करते हैं। ठीक है, और जब दोनों एक दूसरे के तालमेल से काम करते हैं तो दोनों के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव भी पड़ता है। और खासकर जिस चीज का मनुष्य के ऊपर या जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसे कहा जाता है पर्यावरण या वातावरण। हमारे चारों ओर का जो आवरण है उस आवरण को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण या वातावरण। ठीक है, अब पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ आवरण या ढका हुआ आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण। पर्यावरण को ही वातावरण कहते हैं। संधि विच्छेद करो, वात प्लस आवरण। वात मतलब वायु का आवरण, हमारे चारों ओर, जीव के चारों ओर पाए जाने वाले वायु का आवरण, वायुमंडल का आवरण या पर्यावरण का आवरण ही वातावरण कहलाता है। इस पर्यावरण में ही विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं जो हमारी क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं और जिनकी क्रियाकलापों को हम प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण वातावरण आपको समझ में आ गया। अब पर्यावरण वातावरण के साथ ही हमको देखना एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। इको का मतलब होता है वास स्थान, प्लस लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। जीवों के वास स्थान का अध्ययन क्या कहला रहा है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसकी परिभाषा सबसे पहले हिकेल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले किसने दी परिभाषा, हिकेल नामक वैज्ञानिक ने 1864 में। कब दी थी, 1864 में। याद रखना इनकी डेफिनेशन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उसके वातावरण, किसके वातावरण, जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। जीवधारी और उसके आसपास का पर्यावरण या वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन क्या कहला रहा है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। जीवों के वास स्थान का अध्ययन, जिस स्थान पर वो रहते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद इनके 97 साल बाद आए ओडम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इन्होंने 1963 में, ठीक है, एक नई परिभाषा दी, किसकी, पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी की परिभाषा उन्होंने दी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी के आसपास जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, तो उन जैविक अजैविक घटकों की संरचना और कार्यों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उस विज्ञान को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। दोनों की डेफिनेशन याद रखना। हिकेल ने क्या बताया, हिकेल की परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारी और उसके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। और इन्होंने क्या बताया, जैविक और अजैविक घटकों की संरचना और कार्यों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है।
अब जो ओडम है, इस ओडम नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी को 5 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले स्व पारिस्थितिकी, सबसे पहली पारिस्थितिकी स्व पारिस्थितिकी, या इसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। नाम से स्पष्ट है, ऑटो इकोलॉजी पारिस्थितिकी वह पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत किसी एक जाति, किसी जीव की एक जाति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्व पारिस्थितिकी कहा जाता है। नाम आपको याद रखना है, नाम याद रखेंगे तो नाम के आधार पर आपको डिटेल में इसका समझ में आ जाएगा। पहला ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत किसी एक जाति के जीव का और उसके पर्यावरण का आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर सामुदायिक पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी, इसको सिन इकोलॉजी कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समुदाय का, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले या किसी वातावरण में रहने वाले, किसी विशेष वातावरण में रहने वाले जैविक समुदाय का, किसका? समुदाय का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सामुदायिक पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी। फिर सिन इकोलॉजी के बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्रीय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी, या इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। नाम से स्पष्ट है, वह विज्ञान जिसमें किसका पूरे एक पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र की इकोलॉजी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे, ये ध्यान रखना, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसी है और उनके कार्य कैसे हैं उसका अध्ययन करते हैं तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र की परितंत्र या पारिस्थितिकी कहते हैं। चौथा आता है जीन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, केवल नाम आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत किसी समष्टि में पाए जाने वाले कौन? जीन्स, ठीक है, या आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जीन इकोलॉजी के अंतर्गत किसी एक निश्चित समष्टि, या समष्टि को जनसंख्या भी बोलते हैं, जनसंख्या में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ हैं जीन, उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जीन इकोलॉजी। और आखिरी आता है समष्टि या पॉपुलेशन या जनसंख्या पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रकार की जनसंख्या या समष्टि का अध्ययन किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की आपकी क्या हो गई है? पारिस्थितिकी। पांचों पारिस्थितिकी के नाम, केवल नाम याद रखेंगे तो आपको इसका डिटेल समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन हुआ है पहला आपका, पारिस्थितिकी क्या है, कितने प्रकार का होता है। अगला टॉपिक आता है अपना पारिस्थितिकी हिरार्की। हिरार्की को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना, पदानुक्रम देखेंगे हम। अब पारिस्थितिकी हिरार्की, पारिस्थितिकी हिरार्की, इकोलॉजिकल हिरार्की। हिरार्की का शाब्दिक अर्थ है पदानुक्रम। क्या अर्थ है? पदानुक्रम मतलब एक दर्जित श्रेणी में व्यवस्थित होना। पदानुक्रम मतलब क्या होता है? एक दर्जित श्रेणी में व्यवस्थित होना। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों का एक निश्चित क्रम में दर्ज होना, दर्जित होना या व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? पदानुक्रम या हिरार्की कहलाता है। किसी भी पारिस्थितिकी हिरार्की के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। प्रारंभिक अणु, प्रारंभिक पदार्थ या कण बोल सकते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो कि किसका मिलकर के परमाणु का निर्माण करते हैं, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं, तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं, और पदार्थों से मिलकर के बनती है कोशिका। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं इसको। फिर कोशिका प्लस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिकांग मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं?
जीव का। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी जीवित इकाई ही क्या है? जीव या जीवधारी कहलाती है। याद रखना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी जीवित स्वतंत्र इकाई कौन है? जीवधारी। अब जब कोशिका और कोशिकांग मिल जाते हैं तो पहले अंग बनता है, पहले ऊतक बनता है, ऊतकों से अंग बनता है, ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से अंग का निर्माण होता है और अंग से जीव का मतलब एक पूरे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, जीव जब बना है तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा और यह पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी जीवित इकाई कहलाती कौन? जीव या जीवधारी। जीवधारी एक समान जो जीव हैं उन जीवों के समूह को बोलेंगे जाति। मतलब जीवों से क्या बन जाएगी? जाति। एक समान जातियों के समूह को बोलते हैं समष्टि या जनसंख्या। जनसंख्या के समूह को बोलते हैं समुदाय। समुदाय में यदि हम आवास को मतलब जीवों के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? आवास। जैसे पक्षी जो है घोंसले में रहते हैं, इंसान घर में रहते हैं, चूहा या सांप जो है बिल में रहते हैं, तो वो उनका आवास है। तो अगर समुदाय के साथ आवास जोड़ दिया जाए और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं जोड़ दिया जाएं तो इन सबको मिलकर के रचना होती है परितंत्र की। और जितने भी परितंत्र हैं वो सब परितंत्र मिलकर के जीवमंडल की रचना करते हैं। पारिस्थितिकी हिरार्की की सबसे बड़ी इकाई कौन है? जीवमंडल है। सबसे छोटी इकाई कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जीवित सबसे छोटी इकाई कौन है? याद रखना, जीवधारी, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इस क्रम से व्यवस्थित होना ही क्या कहला रहा है? पदानुक्रम या हिरार्की कहला रहा है। तो हिरार्की के कुछ प्रमुख लक्षण भी है, ये आपको याद रखना है। क्या लक्षण है? 5 शब्द याद रखना है। 5 शब्दों से आपको लक्षण समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहला शब्द याद रखना, छोटी इकाइयाँ। छोटी इकाइयाँ, इसका अर्थ क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी हिरार्की है, ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई मिलकर के इस बड़ी का, ये छोटी इकाई है, इस बड़ी का निर्माण करता है, छोटी इकाई बड़ी का। मतलब पहला लक्षण है कि पारिस्थितिकी हिरार्की की प्रत्येक छोटी इकाई विकसित होकर के या निर्मित होकर के या संगठित होकर के छोटी इकाई किसका निर्माण करती है? बड़ी इकाई का निर्माण करती है। सबसे पहली चीज़ याद रखना, किसी भी पारिस्थितिकी हिरार्की की प्रत्येक छोटी इकाई विकसित होकर के जो है इकाई का निर्माण करती है? बड़ी इकाई का। दूसरा याद रखना, लक्षण और कार्य। दूसरा शब्द याद रखना, लक्षण व कार्य। चाहे ये हो, चाहे ये हो, अणु हो, तत्व हो, यौगिक हो, कोई भी हो, इनमें से कोई सी भी इकाई हो, इस प्रत्येक इकाई का एक निश्चित और विशिष्ट क्या होता है? लक्षण होता है। और प्रत्येक इकाई का क्या होता है? निश्चित और विशिष्ट कार्य होता है। मतलब दूसरा कहेंगे कि पारिस्थितिकी हिरार्की की प्रत्येक इकाई का एक विशिष्ट लक्षण और एक विशिष्ट क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, अगला याद रखना, तीसरा आपको अनुकूलन। अनुकूलन, तीसरे नंबर का शब्द याद रखना, अनुकूलन। प्रत्येक जो छोटी से छोटी इकाई है उसमें क्या पाया जाता है? अनुकूलन का गुण पाया जाता है। और अनुकूलन के गुण के द्वारा ही एक दूसरे पर निर्भरता दर्शाती है। ये वाली इसके ऊपर निर्भर है, ये वाली इसके ऊपर निर्भर है, ये वाली इसके ऊपर निर्भर है। हर इकाई जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भरता भी दर्शाती है अनुकूलन के साथ साथ। अगली बात याद रखना, चौथी, कि जितनी भी नई बनेंगी, नई इकाइयों का निर्माण होगा, तो उन नई इकाइयों का निर्माण हमेशा, चाहे ये नई इकाई हो तो किसका द्वारा होगा? पुरानी इकाई। ये इकाई है तो पुरानी इकाई के द्वारा निर्मित होती है। प्रत्येक नई इकाई का निर्माण किसके द्वारा होता है? पुरानी इकाई के द्वारा होता है। और पांचवा और आखिरी जो है, पारिस्थितिकी हिरार्की में केवल जीवधारी का ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जीवधारी मतलब ये जीव जो कि अंगों से मिलकर बना हुआ, जीवधारी का ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो अगला टॉपिक हो जाएगा अपना ये कि पारिस्थितिकी हिरार्की क्या है। तो पारिस्थितिकी हिरार्की का अर्थ है पदानुक्रम, मतलब एक दर्जित श्रेणी में व्यवस्थित होने का क्रम क्या कहला रहा है? पारिस्थितिकी हिरार्की कहला रहा है। पारिस्थितिकी हिरार्की में मैंने आपको क्रम बता दिया है। ठीक है, निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ से जीव बना है, तो ये जीव का ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और पारिस्थितिकी हिरार्की की सबसे छोटी जीवित इकाई कौन है? जीवधारी है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? जीवमंडल। सबसे छोटी मृत इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये याद रखना है आपको। अब इस चैप्टर के अंदर हमको जो है जीव पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत चैप्टर कहाँ से होगा? जीव से शुरू होगा। मतलब इसके ऊपर का सब हमको कुछ नहीं पढ़ना है। जीव पढ़ना है, जाति पढ़ना है, समष्टि पढ़ना है, समुदाय पढ़ना है, आवास पढ़ना है, निर्जीव पदार्थ पढ़ना है, परितंत्र पढ़ना है। ठीक है, जीवमंडल, ये सारी चीज, सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर एक एक करके आते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन? जीव या जीवधारी। सबसे पहला टॉपिक कौन है? जीव या जीवधारी या ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, जीवधारी संधि विच्छेद करो, जीव प्लस धारी,
जिसके अंदर क्या धरा हो, जीव धरा हो, उसे क्या बोला जाएगा, जीवधारी। धारी क्यों, धारी कैसे बना, धारण करना, जिस अंग ने जीव को धारण किया है उसको क्या कहा जाएगा, जीवधारी कहा जाएगा। अब जीवधारी की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। जिन भी जीवों के अंदर जान पाई जाती है या जिनके अंदर जीव पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जीवधारी कहा जाता है। परिभाषा याद रखना, जीवधारी या वे सभी जीव जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें जीवधारी कहा जाता है। क्या हो, जिनके अंदर जैविक क्रियाएं, उन्हें जीवधारी कहा जाता है। अब जीवधारी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण आपको याद रख लेना है, ठीक है। कौन कौन से लक्षण है? सबसे पहला लक्षण यही है कि प्रत्येक जीवधारी के अंदर, सबसे पहला लक्षण है सभी जीवधारी के अंदर क्या होती है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। दूसरा, सभी जीवों के अंदर प्रजनन, वृद्धि, मरम्मत और पुनर्उद्भवन का गुण पाया जाता है, ठीक है। दूसरा लक्षण है किसका, जीवधारी का, कि प्रजनन, वृद्धि, मरम्मत और पुनर्उद्भवन का गुण पाया जाता है। अगला जीवधारी का लक्षण याद रखना, अनुकूलन का गुण पाया जाता है। प्रत्येक जीवधारी की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ा लक्षण है उनमें क्या पाया जाना, अनुकूलन का गुण पाया जाता है। और अनुकूलन के कारण ही जीव प्रकृति में जीवित रह पाता है। फिर चौथा इसका लक्षण याद रखना कि जीवधारी के जीवन में अनेक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। हर जीव के जीवन में क्या आती हैं, अनेक अवस्थाएं। जैसे मनुष्य की बात करें तो शुरुआत होते हैं हम जायगोट से भ्रूण, भ्रूण से फिर शिशु, शिशु से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था से किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था से फिर प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था और अंतिम अवस्था बोलते हैं जिसको मृत्यु। तो हर जीव के जीवन में क्या होती हैं, अवस्थाएं पाई जाती हैं, अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं और हर अवस्था का समय अलग अलग होता है। अगला याद रखना, प्रत्येक जीवधारी का लक्षण है कि अपने समान नए जीव को क्या कर सके, उत्पन्न करने की क्षमता। नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं, यहाँ ऊपर पहले बता चुके हैं। तो पांचवा लक्षण अलग से बता सकते हैं कि हर जीव में गुण पाया जाता है कि वो अपने समान नया जीव पैदा कर सके या उत्पन्न कर सके। अगला छठी बात याद रखना है कि जो भी जीव है वो हमेशा, जीव का विकास किससे होता है, पूर्वजों से ही होता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज मौजूद थे जिनके कारण हमारा विकास हुआ, और हमसे जो नई संतानें बनेंगी वो संतान भी ये कहेंगी कि हमारे जैसे कोई पूर्वज मौजूद थे जिसके कारण आज हम उपस्थित हैं धरती पर। तो नए जीवों का विकास किससे हो रहा है, पूर्वजों से हो रहा है। और आखिरी सातवां, प्रत्येक जीव का एक निश्चित परिमाण मतलब शेप एंड साइज होता है। तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका क्या, जीवधारी क्या है, जीवधारी के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो जीवधारी की परिभाषा क्या बताएंगे, पारिस्थितिकी हिरार्की की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या कहलाएगा, जीवधारी या जीव कहलाएगा। जीवधारी का संधि विच्छेद करो तो जिसके अंदर जीव धरा हो उसे जीवधारी, या जिसके अंदर भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब क्या कहलाएंगे, जीवधारी। जीवधारी के 6-7 लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। जीवधारी के लक्षण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जीवधारी से आगे बढ़ते हैं तो जीवधारी के बाद आती है जाति। अगली क्या टॉपिक बनेगा, छोटा सा टॉपिक, टिप्पणी बना सकते हैं अपन इस पे, जाति क्या है। वैसे जाति के बारे में हमको डिटेल भी पढ़ना है, जाति क्या है, जाति उद्भवन क्या है, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ पढ़ना है जाति के बारे में। चलो अभी अपन देखते हैं जाति या स्पीसीज। तो जाति किसे कहते हैं, एक समान जीवों के समूह को, किसके समूह को, जीवों के समूह को जाति कहा जाता है। या याद रख लेना, आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को क्या बोला जाता है, जाति। आ गई परिभाषा समझ में। जाति क्या है, एक समान जीवों के समूह। जाति से मतलब यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, जो राजपूत, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक जैसे जो जीव है, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे इंसान हैं, तो इंसान एक जाति है, बंदर एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, नीम एक जाति है, आम एक जाति है। तो एक समान जीवों के समूह, चाहे जंतु हो चाहे पौधा, एक समान जीवों के समूह को क्या बोलते हैं, जाति। या सबसे अच्छी परिभाषा, आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को। संकरण आपस में प्रजनन करने वाले, इंसान इंसान के साथ ही कर सकता है, तो वह इंसान क्या है, एक जाति है, ठीक है। तो आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को क्या बोलते हैं, जाति। और जाति
उद्भवन कैसे होता है, जाति उद्भवन कैसे होता है? जब जातियां आपस में संकरण ना कर पाएं। क्यों ना कर पाएं? जब वातावरण में परिवर्तन आएगा तो वातावरण में परिवर्तन के कारण जातियों में विभिन्नता आ जाएगी, और विभिन्नता आ जाएगी तो ये जातियां आपस में क्या नहीं कर पाएंगी? संकरण नहीं कर पाएंगी। जब एक ही जातियां आपस में संकरण नहीं कर पाएंगी तो नई जातियों की उत्पत्ति होगी, मतलब जाति का उद्भवन होगा। जाति उद्भव किसे कहते हैं, ये याद रख लेना आपको। जब वातावरण में परिवर्तन के कारण विभिन्नता आती है तो विभिन्नता के कारण नई जातियों का क्या होता है? विकास होता है। नई जातियों का विकास होना ही क्या कहलाता है? जाति उद्भवन कहलाता है। या यूं कह दें, पूर्व में उपस्थित किसी एक जाति से नई जाति का बनना क्या कहला रहा है? जाति उद्भवन कहला रहा है। जाति उद्भवन दो प्रकार का होता है, अंतः जाति उद्भवन और अंतर जाति उद्भवन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतर जाति और अंतः जाति उद्भवन। अंतः जाति मतलब एक ही जाति से किसी कारण से, किसी मतलब कि वातावरणिक कारक, एक ही जाति से किसी भी वातावरणिक कारक के कारण नए प्रकार की जाति का बनना क्या कहलाता है? अंतः जाति उद्भवन कहलाता है। अंतर जाति उद्भवन दो भिन्न भिन्न जातियों से नई जातियों का बनना अंतर जाति उद्भवन कहलाता है। जैसे टाइगर प्लस लायन, ठीक है, ये दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, तो इससे बनता है टिग लायन। क्या बनता है? टिग लायन। इसके अंदर आधे लक्षण टाइगर के और आधे लक्षण लायन के, तो एक नई जाति बन जाती है। इस नई जाति का उद्भव क्या कहलाता है? अंतर जाति उद्भवन कहलाता है। तो जाति की एक छोटी सी टिप्पणी आपको याद रखना, जाति क्या है? आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को क्या बोला जाता है? जाति। और कभी कभी जातियां एक साथ आपस में संकरण नहीं कर पाती हैं तो इनसे नई नई दूसरी उपजातियों का विकास हो जाता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की एक जाति है, उसके अलावा मनुष्य में कॉकरेसी, मंगोलियन, ठीक है, और भी दूसरी उपजातियां विकसित हो गई। क्यों विकसित हो गई? जब आपस में संकरण नहीं कर पाए तो नई प्रकार की जातियां बन गई। उन नई जातियों का बनना क्या कहलाता है? उपजाति कहलाता है। जाति उद्भवन क्या है? पूर्व में उपस्थित जाति से नई जाति का बनना जाति उद्भवन कहलाता है। और जाति उद्भवन हमेशा किसके कारण होता है? वातावरण या पर्यावरण में परिवर्तन के कारण। जब वातावरण या पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो विभिन्नता आएगी, और विभिन्नता आएगी तो नई प्रकार की जाति का बनना तय है। अब जातियां कितने प्रकार, जाति उद्भवन कितने प्रकार का बताया? दो प्रकार का, अंतः जाति उद्भवन, अंतर जाति उद्भवन। जब एक ही जाति से नई जाति बन जाती है तो उसे अंतः जाति उद्भवन, और जब दो भिन्न भिन्न जातियों से नई जाति बनती है तो उसे क्या कहा जाएगा? अंतर जाति उद्भवन कहा जाएगा। ये जाति उद्भवन हो गया। इसके साथ ही मैं आपको एक दो टिप्पणियां और बता देता हूँ छोटी मोटी। जैसे एक लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता, जीवों का दो रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? द्विरूपता। और द्विरूपता किससे संबंधित हो? लिंग से संबंधित हो तो उसे क्या बोला जाएगा? लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाएगा। लैंगिक द्विरूपता का बहुत अच्छा उदाहरण है मनुष्य, मोर मोरनी, शेर शेरनी। मोर को आप जानते हैं सुंदर आकर्षक होता है, बड़ी कलंगी होती है, बड़े पंख होते हैं। मोरनी जो है बदसूरत होती है, पंख छोटे होते हैं, बदसूरत होती है इसलिए वो रोती भी है। तो द्विरूपता का अर्थ है दो रूपों में पाया जाना। किसी भी जीवधारी का कितने रूपों में पाया जाना? दो रूपों में पाया जाना द्विरूपता कहलाता है। और ये द्विरूपता अगर किससे संबंधित हो? लिंग से संबंधित हो तो उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण बता दिया, मोर मोरनी, शेर शेरनी, और नर मादा मनुष्य के अंदर भी होते हैं। उसके बाद आता है बहुरूपता, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। बहुरूपता किसी भी जाति के जीवों का एक दो से अधिक रूपों में पाया जाना। छोटी टिप्पणियां हैं, 1 2 3। बहुरूपता क्या है? किसी भी जाति के जीवों का दो से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? बहुरूपता कहलाता है। और बहुरूपता लिंग से संबंधित हो तो उसको लैंगिक बहुरूपता कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं या सुना होगा, मधुमक्खी जो है वो 3 रूपों में होती है। कौन कौन से 3 रूपों में? नर, मादा और श्रमिक। नर और मादा मधुमक्खी का काम है प्रजनन करके नए जीव की उत्पत्ति करना, खाना और प्रजनन करना। और श्रमिक मधुमक्खी का काम है कि नर और मादा मधुमक्खी के लिए प्रजनन के लिए व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना। ये किसका काम है? श्रमिक मधुमक्खी का। तो ये हुआ है हमारा आज का टॉपिक,
जिसमें हमने 3-4 क्वेश्चन कवर करे हैं। एक क्वेश्चन हुआ पारिस्थितिकी क्या है, कितने प्रकार का, फिर पारिस्थितिकी हिरार्की क्या है, उसके प्रमुख लक्षण, फिर जीवधारी क्या है, जीवधारी के प्रमुख लक्षण, फिर टिप्पणियाँ हो जाएगी जाति पर, लैंगिक द्विरूपता पर, बहुरूपता पर। एक छोटा क्वेश्चन आप अलग बना सकते हैं, जाति उद्भवन क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, थैंक यू।